नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 10वां किशोरावस्था की ओर। तो इसका जो आधा पार्ट है वो अपने पहली वीडियो में कर चुके हैं। उसमें अपने क्या पढ़ा, किशोरावस्था क्या है, इस अवधि के दौरान शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है, हार्मोन क्या है, उन पर नियंत्रण कौन करता है, इस अवधि में शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनका नियंत्रण कौन करता है, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ तक का जो पहला पार्ट था वो अपने पिछली वीडियो में किया था, तो आगे का जो पार्ट है वो अपने इस वीडियो में करेंगे। तो देखो शुरू करते हैं। मानव में जनन काल की अवधि अपने पिछली वीडियो में कर रहे थे कि जो पुरुषों की जनन काल की अवधि है वो स्त्रियों की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। स्त्रियों में तो यह 10-12 साल से शुरू होकर 45 से 50 साल की अवधि के बीच में ही रहती है। तो स्त्रियों में तो ये क्या होती है, कम होती है, और पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले ज़्यादा लंबी होती है। तो क्या होता है, यौनारंभ के साथ ही अंडाणु क्या होते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। और हर अंडाणु हर 28 से 30 दिन के बाद एक जो अंडाणु है वो अंडाशय में निर्मोचन होता है उसका। और इस अवधि में जो गर्भाशय की दीवार क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, ताकि अंडाणु का निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण हो सके। कि हर 28 से 30 दिन में यह प्रक्रिया होती है कि एक अंडाणु का निर्मोचन होता है, फिर गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है ताकि अंडाणु का निषेचन के पश्चात युग्मनज बन सके और उसके फलस्वरूप गर्भधारण हो सके। लेकिन यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तो उस स्थिति में गर्भाशय का जो मोटा स्तर है वो क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। और इसी अवधि को क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या रजोदर्म कहते हैं। इसी अवधि को क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या रजोदर्म कहते हैं। तो यह हर 28 से 30 दिन में एक बार होता है। जो पहला ऋतुस्राव है यौनारंभ के समय होता है उसे क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। और यह ऋतुस्राव 10 से 12 साल की आयु में शुरू होकर 45 से 50 साल के ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो फिर स्त्रियों में जो जनन की प्रक्रिया है ये भी क्या होती है, 45 से 50 साल की आयु में बंद हो जाती है। और पहले को रजोदर्शन कहते हैं और रुक जाने को क्या कहते हैं, रजोनिवर्ती कहते हैं। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा ही होता है। अपने शरीर के अंदर होने वाली हर क्रिया का नियंत्रण हार्मोन के द्वारा ही होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना और इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है, हार्मोन के द्वारा ही नियंत्रित होती है। और यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है। इसके बाद देखो, संतति का लिंग निर्धारण, लड़का है या लड़की। लिंग है जो वो लड़का है या लड़की, ये किस पर निर्भर करता है, यह माता पर निर्भर नहीं करता, यह पिता पर निर्भर करता है। अपने मानव के अंतर्गत 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े ही पुरुष के अंदर पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र ही मादा के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो मादा के अंदर और पुरुष के अंदर जो 22 जोड़े गुणसूत्र हैं वे तो क्या हैं, समान होते हैं। 22 जोड़ा गुणसूत्र तो क्या होते हैं, समान होते हैं। लास्ट का जो एक जोड़ा बचता है वो मादा के अंदर पाया जाता है XX और पुरुष के अंदर पाया जाता है XY। लास्ट जो एक जोड़ा है वो मादा के अंदर पाया जाता है XX और पुरुष के अंदर पाया जाता है XY। तो मादा के तो हमेशा X ही मिलने हैं, मादा का तो गुणसूत्र X ही मिलेगा। पुरुष का यदि X के साथ X मिल जाता है तो लड़की होती है, और पुरुष का यदि Y मिल जाता है तो लड़का होता है। तो ये लड़का या लड़की होना ये पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, मादा पर निर्भर या माता पर निर्भर नहीं करता। जब अंडाणु का निषेचन होता है और युग्मनज बनता है और युग्मनज में ही जन्म लेने वाले शिशु का लिंग निर्धारण होता है, तो यह संदेश
निषेचित अंडाणु के गुणसूत्रों में निहित होता है। कोशिका के केंद्र में धागे जैसी संरचनाएं उपस्थित होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। और सभी मनुष्यों के कोशिकाओं के केंद्र में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इनमें से एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष के अंदर एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। इनमें एक एक्स होता है और एक वाई। जोड़ी एक्स वाई इकट्ठा माना और अलग अलग माने तो एक एक्स होता है और एक क्या होता है? वाई होता है। लेकिन स्त्री में ये दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स एक्स ही होते हैं, जबकि पुरुष में एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो स्त्रियों में अंडाणु में सदा एक्स ही होगा। जब स्त्री में दोनों एक्स है, 2 एक्स होते हैं, इसमें एक एक्स और एक वाई होता है, तो स्त्री में तो हमेशा क्या होगा? एक्स ही होगा। लेकिन पुरुष में क्या होता है? एक प्रकार का एक्स होता है और दूसरे प्रकार का वाई होता है। अब यदि इस एक्स के साथ ये वाला एक्स मिलता है तो लड़की होती है, और इस एक्स के साथ यदि ये वाला वाई मिलता है तो लड़का होता है। देखो, इधर से शुक्राणु आ रहे हैं और ये मादा के हैं, ये दोनों अंडाणु मादा के हैं, एक्स एक्स। इधर से शुक्राणु आ रहे हैं, एक्स आ रहा है, इधर से वाई आ रहा है। यदि एक्स के साथ एक्स मिल गया तो क्या होगी? लड़की होगी। और यदि एक्स के साथ ये वाई मिल गया तो क्या होगा? लड़का होगा। तो इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार हुआ? माता या पिता? पिता जिम्मेदार होता है लिंग निर्धारण के लिए। इसको आप समझ गए होंगे। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। जन्म से पहले ही जो लिंग का निर्धारण करते हैं ना, तो उसके पिता के गुणसूत्रों के द्वारा ही किया जा सकता है। अर्थात बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी नहीं होती, उसके पिता उत्तरदायी होते हैं। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त जो अन्य हार्मोन हैं, वृषण और अंडाणु के अतिरिक्त हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो इसके अतिरिक्त भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जो ग्रंथियां हैं, उनमें से देखो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सभी ग्रंथियों पर क्या करती है? नियंत्रित करती है, सभी ग्रंथियों को नियंत्रण में रखती है। तो ये कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, तो ये सारी ग्रंथियां हैं। इनके अतिरिक्त इनकी स्थिति के बारे में जानते हैं अपने। देखो, हमारे शरीर की जो पीयूष ग्रंथि है, ये कहाँ विकसित है? दिखा रहे हैं आपको दिमाग में। तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि गले में, इसके बाद एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये हमारे पेट के अंदर होती है। और यहाँ पर जो ये है जनन की जो ग्रंथियां अपने पढ़ चुके हैं। कुछ व्यक्तियों में गला बहुत फूला हुआ या उभरा हुआ होता है। कईयों में कोई रोग होता है तो उनका गला फूला हुआ, उभरा हुआ होता है। तो ये किस रोग के कारण होता है? ये गेंगा रोग या गॉइटर कहते हैं, इसके कारण होता है। यह थायराइड ग्रंथि का रोग है। गले में कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि है। तो ये रोग किसके कारण होता है? थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती, तो यह रोग होता है। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आयोडीन की कमी होती है। तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती, तो कौन सा रोग होता है? गेंगा रोग, गॉइटर रोग होता है। इसके कारण क्या होता है? गला सूज जाता है। और कुछ व्यक्ति मधुमेह से, शुगर से पीड़ित होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाता, और इसके कारण ये शुगर रोग से पीड़ित होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि का स्राव रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रिनल ग्रंथि का जो स्राव है, ये रुधिर में नमक की मात्रा को नियंत्रित करता है। और एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनैलिन नामक हार्मोन का भी स्राव करती है। ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, एड्रिनल और एड्रिनैलिन। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अन्य ग्रंथियां हार्मोन का स्राव करती है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है और यह वृद्धि हार्मोन का विस्तार करती है, जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है।
अपनी जो लंबाई है, हाइट है, ये किस पर निर्भर करती है? पीयूष ग्रंथि पर निर्भर करती है। कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क के द्वार में स्थित होती है। अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखो, कीट एवं मेढक के जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान क्या है? अपने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, रेशम कीट और मेढक के बारे में क्या पढ़े थे? उनका जीवन चक्र क्या होता है? लार्वा, प्यूपा और फिर क्या बनता है? वयस्क बनता है। और मेढक में टैडपोल बनता है, फिर वयस्क बनता है। और टैडपोल को देखकर अपने कह नहीं सकते कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा? मेढक बनेगा। ये अपने पिछले पाठ में कर चुके हैं ना, 9वें पाठ में। तो देखो, रेशम कीट का जीवन चक्र इस प्रकार होता है। पहले अंडा बनता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर क्या बनती हैं? वयस्क का निर्माण होता है। तो कीटों में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, इनको क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं, क्योंकि इनकी काया ही पलट जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। और कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीट हार्मोन द्वारा होता है। इसी तरह मेढक में देखो, अंडा, टैडपोल और फिर वयस्क बनता है। तो मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन इस कायांतरण को नियंत्रण करता है। मेढक में जो थायराइड हार्मोन है उसके द्वारा स्रावित है, जो इस कायांतरण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है थायरोक्सिन के। आपने उसमें पढ़ा था कि गेंगा रोग होता है, किसके कारण होता है? नमक की कमी के कारण ही होता है। तो आयोडीन, वही बात होगी कि आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए। यदि आयोडीन की उपस्थिति नहीं होगी तो थायरोक्सिन का उत्पादन, तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन का उत्पादन नहीं करेगी। और यदि जल में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकते। और यदि जल में से पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिलेगा तो टैडपोल वयस्क है जो वो वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकते। वो टैडपोल में ही रहकर अपना जीवन यापन करेंगे। किशोरों की पोषण अवस्थाएं, एक तो देखो, इस अवस्था में आते आते शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं, वृद्धि होने लगती है, सब प्रकार के हार्मोन हैं वो स्रावित होने लग जाते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करने लग जाती है। तो एक तो शरीर में वैसे ही कमी होती है, तो यदि उसको प्राप्त संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो फिर उसमें कोई और भी समस्याएं हो सकती है। तो इसलिए इस अवस्था के अंतर्गत उसके खाने पीने का जो संतुलित आहार का है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना आवश्यक है। किशोरावस्था में क्या होता है? तीव्र वृद्धि व विकास होता है। तो इसीलिए इस अवस्था में जो संतुलित आहार है यह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। संतुलित आहार में क्या है कि उसे पर्याप्त मात्रा में वो सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण जिस भी सब्जी के अंदर, दाल के अंदर, हरी सब्जियों के अंदर पाए जाते हैं वो सारी उनको मिलनी चाहिए। हमें नियमित रूप से रोटी, चावल, दाल, जो सब्जियां हैं या फल हैं उनका सेवन करना चाहिए। दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन है। तो शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिन्हें जरूरत है। तो दूध भी एक अपने आप में क्या है? संतुलित आहार है। लोहा तत्व शरीर में रुधिर का निर्माण करते हैं। तो जो लोहा पाया जाता है ये प्रचुर मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियों में, गुड़ में, मांस, संतरा, आंवला, इन सभी में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। और लोहे ऐसे ही हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है? रुधिर का निर्माण होता है। तो ये हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए या गुड़ का सेवन करना चाहिए। हमें संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। इसके बाद है व्यक्तिगत स्वच्छता। तो बाकी खाने पीने के साथ साथ हमें अपने शरीर की स्वच्छ रखने की भी आदत होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए। ऐसे नहीं एक दिन नहा लिए और 4-5 दिन फिर अपने अब ध्यान ही नहीं दिया। हमें रेगुलरिटी, रोजाना ही अपने शरीर को स्वच्छ करना चाहिए, क्योंकि किशोरावस्था के अंदर जो स्वेद और तेल ग्रंथियां हैं ये भी तो उसी के कारण भी तो कील मुहासे होते हैं, बहुत स्राव होता है। तो इस कारण शरीर से फिर गंध आने लग जाती है। तो हमें रोज एक बार स्नान करना चाहिए। सफाई नहीं करेंगे तो जीवाणु का संक्रमण हो सकता है और संक्रमण से फिर और कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो इसीलिए
हमें रोजाना रेगुलरिटी से एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। इसके बाद शारीरिक व्यायाम, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। इसी से अपना जो शरीर है वो क्या होता है, स्वस्थ रहता है। हमें ताज़ी हवा मिले, टहले, हम घूमे फिरे, तो वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, इतना नहीं है कि आपका पड़ोसी है वो रोज इतने जा रहा है तो मेरे को उससे ज़्यादा जाना है, नहीं। वो अपने शरीर के अनुसार जितना जा सकता है, और आपका जितना मतलब हिम्मत है, आपके शरीर में जितनी पहुंच है, आप उतना ही व्यायाम करो। आधा घंटा, घंटा, बस जितना आपका हो सके। दूसरे की देखो देखी व्यायाम नहीं करना चाहिए। जितना आप टहल सकते हो, घूम सकते हो, खेल सकते हो, थोड़ा बहुत रोज, थोड़ा बहुत ये है भी, मतलब संतुलित आहार, स्वच्छता, व्यायाम, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन अपने शरीर के लिए ये क्या हैं, उपयोगी हैं। इसके बाद देखो कुछ भ्रांतियां हैं अपने समाज में, क्या है, अंधविश्वास चल रही हैं। दूसरी के अनुसार कुछ भ्रांतियां जो किशोरावस्था को लेकर चलती है। देखो क्या है कि यदि ऋतुस्राव के समय कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है, तो यह क्या है, एक भ्रांति है, एक अवधारणा, गलत अवधारणा है, इसका कुछ नहीं होता। और दूसरी अपने समाज में कहते हैं संतान के लिंग निर्धारण के लिए उसकी माँ जिम्मेदार होती है, लेकिन अपने अभी इस चैप्टर के अंतर्गत समझा कि उसके लिंग निर्धारण के लिए उसकी माँ जिम्मेदार नहीं होती, उसके पिता जिम्मेदार होते हैं, तो ये भी क्या है, गलत है। और ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की को रसोई का काम करना निषिद्ध है, यह भी एक भ्रांति है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो ये सारी क्या है, भ्रांतियां हैं, असत्य अवधारणाएं हैं जो अपने समाज में चल रही है, अंधविश्वासों की तरह चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद नशीली दवाओं का निषेध। यह जो नशीली दवाएं हैं यह स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, और डॉक्टर की सलाह के बिना हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। अतः हमें भ्रमित होकर, किसी के कहने से भ्रमित होकर हमें कोई भी नशीली दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। किशोरावस्था के अंदर जितना हो सके हमें स्वच्छता अपनानी है, रोजाना स्नान करना है, शारीरिक व्यायाम करना है, और संतुलित आहार का सेवन करना है। तो इसी से अपना जो शरीर है वो स्वस्थ, हष्ट पुष्ट रहेगा। तो अपने किशोरावस्था के बारे में पूरा जो चैप्टर है उसके कंप्लीट कर चुके हैं। धन्यवाद।